पेज 22। एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर्स को लिखें भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, FBR। एडमिनिस्ट्रेटर्स का मतलब लिखें FBR। एथिक्स फॉर टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स या टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन FBR वाले इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स पॉलिसी। टैक्स की पॉलिसीज ये नहीं बना सकते क्योंकि वो तो पार्लियामेंट का काम है। एंड टैक्स लेजिस्लेशन, ये टैक्स का लॉ भी नहीं बना सकते FBR वाले, बट डील्स विद द करंट टैक्स सिस्टम। लेकिन करंट टैक्स सिस्टम को देखते हैं FBR वाले। फेडरल बोर्ड इज द मेन एडमिन अथॉरिटी अंडर द लॉ टू मॉनिटर वेरियस टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन FBR itself और थ्रू इट्स स्टाफ एक्सरसाइजेज फॉलोइंग पावर्स। तो जी एक सवाल पेपर में आता है, पावर्स ऑफ FBR, 2-3 नंबर का। पहला सवाल जी हमारा ये हो गया, पावर्स ऑफ FBR। एक जी, पावर टू कलेक्ट रेवेन्यू, पावर टू चेंज मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कैश से एक्रूवल है, एक्रूवल से कैश। पावर टू मेक असेसमेंट, काटने की ताकत है टैक्स वालों को। पावर टू अटैच बैंक अकाउंट और पावर टू सीज प्रॉपर्टी। अटैच बैंक अकाउंट मीन्स आप बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकलवा सकते, और सीज प्रॉपर्टी मीन्स आप जो है वो आपकी प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, ताला लग जाएगा बाहर। क्या FBR वाले इन पावर्स को यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, लेकिन FBR वाले इन पावर्स को मिस यूज़ भी कर सकते हैं। द अथॉरिटीज कैन मिस यूज द अबव पावर्स। तो अगला सवाल आता है मिस यूज। FBR वाले इन पावर्स को मिस यूज करते हैं, विच कैन रिजल्ट इन फॉलोइंग अगेंस्ट टैक्स पेयर, जिससे टैक्स पेयर के खिलाफ बेचारे के साथ ये हो जाता है। जल्दी बैठो यार, या तो उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, या उसकी इनकम का नुकसान होता है, या फिर वो जेल में चला जाता है। अगर तो FBR वाले अपनी पावर यूज़ करें फिर तो समझ आवे, लेकिन अगर ये अपनी पावर्स मिस यूज़ करें तो मुनासिब नहीं है। क्या करना है, इसी चलवाना है। अच्छा नेक्स्ट, सो अबव प्रोविजंस यानी अबव पावर्स इफ रॉन्गली यूज्ड, अगर ऊपर वाली पावर्स गलत यूज हो, डेट कैन रिजल्ट इन लॉस ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। सो इतनी तमहीद बांधने के बाद एंड पे उन्होंने कहा, सो देयर इज अ नीड फॉर एथिक्स। किसके लिए? टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए, ताकि वो अपनी पावर्स को फेयरली, ट्रांसपेरेंसी और मोरालिटी से यूज़ करें। ट्रांसपेरेंसी को हम नीचे देखेंगे क्या होती है। इलस्ट्रेशन 1, मैं सिर्फ उर्दू पढ़ूंगा। जाहिद चला रहा है एक टेक्सटाइल यूनिट और उसका टैक्स बनता है 5 मिलियन। उसके बैंक अकाउंट बैलेंस के अंदर पैसे 10 मिलियन पड़े हुए हैं, लेकिन उसने ना कुछ एक्सपोर्ट के ऑर्डर लिए हुए हैं, उसने कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करनी है। इन केस ही फेल्स टू फुलफिल हिज ऑर्डर्स, अगर वो एक्सपोर्ट की चीज़ें ना एक्सपोर्ट कर सका, ही वुड लूज हिज कस्टमर्स, उससे कस्टमर्स का नुकसान होगा, उसके कस्टमर किसी और के पास शिफ्ट हो जाएंगे और बदनामी अलग होगी। कंसिडरिंग हिज प्रेजेंट क्रिटिकल फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जो इस वक्त की है, वो बेचारे को देख के जाहिद का ख्याल है कि टैक्स रिकवरी प्रोसीडिंग्स बाय रिकवरी फ्रॉम बैंक, अगर उसका बैंक से पैसे रिकवर किए गए, उसका बैंक अकाउंट सीज करके, वुड कॉज इन इररिपेयरेबल लॉस, ऐसा लॉस हो जाएगा जिसको वो कभी जिंदगी में भर नहीं सकेगा। सो ही फाइल्स अ रिक्वेस्ट टू FBR फॉर अलोइंग हिम टू पे द टैक्स ड्यू इन इंस्टॉलमेंट्स। उसने FBR को रिक्वेस्ट किया कि मुझे पैसे किस्तों में पे करने दो। FBR स्टाफ के पास पावर है टू अलाउ हिम रिलीफ, या तो उसे छूट दे दें, या रिकवर द टैक्स डायरेक्टली, या उससे डायरेक्टली टैक्स लें। ये FBR के स्टाफ के पास 2 पावर्स हैं। जस्टिस एंड इक्विटी की डिमांड ये है कि उसकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन किया जाए, सो डैट उसका बिजनेस कंटिन्यू हो, तरक्की करे, जिसमें फाइनली इसी चीज में फायदा होगा कि आप फ्यूचर में ज्यादा टैक्स पे करेंगे FBR वालों को।
अगर अभी एफबीआर वाले उससे ज़बरदस्ती उसका बैंक अकाउंट क्लोज करके 5 मिलियन ले भी लेते हैं तो उसके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का नुकसान होगा, उसका कारोबार बंद हो जाएगा। जब कारोबार बंद होगा तो फ्यूचर में एफबीआर वालों ने उधर जाके बीन बजाने हैं। तो बेहतर है कि इसको इंस्टॉलमेंट्स दे दी जाएं। बंदा शरीफ लग रहा है तो इसको फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह आपको ज़्यादा टैक्स दे देगा, कोई मसला नहीं। इसके बिजनेस को ज़रा ग्रो कराने में हेल्प कर दें इसकी। इलस्ट्रेशन 2 जी पुत्र, इलस्ट्रेशन 2 इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज लॉ ये ताकत देते हैं। जल्दी करो यार, जल्दी करो। चलो बैठ गए, गुड। और जल्दी आओ, आगे बैठो। मरहबा मरहबा। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल लॉ वाले एम्पावर करते हैं कि आप लोगों का ऑडिट करें। दिस पावर कैन बी मिस यूज, इस पावर को भी एफआईआर वाले मिस यूज कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग सम केसेस व्हाइल लीविंग मैनी अनऑडिटेड। अच्छा, पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लिख लें बाय एफबीआर। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? एफबीआर के हाथ में। फॉर द बेनिफिट ऑफ टैक्स पेयर एंड कीप अ चेक on the misuse of powers by tax authorities. Following are the pillars of tax administration. Fairness, सारे कमिश्नर चिट्टे होने चाहिए। Tax authorities should try to be fair, should try to be neutral and impartial. Impartial का मतलब आगे लिखा हुआ है, there should be no discrimination on the basis of race or sect. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कमिश्नर कहे मैं भी गुजर, टैक्स पेयर तू भी गुजर, चल गुजर गुजर जफ्फी डाले। तो ये फिर पराचा जो साइड पे खड़ा होगा ना वो कहेगा इसका मतलब है मेरे से जफ्फी नहीं डालेगा कमिश्नर, तो ये फिर मुनासिब नहीं है। व्हाट आर यू हसिंग एट गाय? भाई इन डंडे सोटे तैयार हैं। कल जो आप लोगों ने लेक्चर के पार्ट बी के साथ कर दी है ना वो बाब मैं ही आपको बताऊँगा। और जो सलूक किया ना आप लोगों ने, तकरीबन आधे लोग आए हुए थे और एक क्लास में तो आधे से भी कम आए हुए थे। तो अब ज़रा तैयार होकर बैठ जाएं। आज हाथों को वार्म अप शाम अप कर लें। अगर वो डंडे सोटे पड़े तो ज़रा अच्छे वो लोग जो नॉर्मली आते रहे थे, कल उन्होंने भी बोल्ड स्टेप लिया, ज़रा छोड़ के देखता हूँ मेरे फ्यूचर से होती क्या है। अच्छे रीज़नेबल किस्म के लोग, मुनासिब, यानी उनका पास ट्रैक ये था कि कभी भी पार्ट बी नहीं छोड़ा। तो नस्लें आने वाली बड़ी परेशान होंगी। आप उनको कुछ भी नहीं कह सकेंगे कि अब आप पार्ट बी छोड़ें तो वो लोग पार्ट ए छोड़ेंगे। तो ये हिस्ट्री देखिएगा, वो फ्यूचर बड़ा ख़तरनाक है। तो इसलिए खुदा के लिए अपने अच्छे बड़े मुनासिब लोग, बड़े यानी कि पढ़े लिखे लोग, उन्होंने क्लास छोड़ दी कल की। तो टैक्स, अच्छा जी, ट्रांसपेरेंसी ये होती है कि एक तो चीज़ है आप चीज़ को ट्रांसपेरेंट करें, दूसरा ये है अगले को शो भी करें ट्रांसपेरेंट है, अगले को शो भी करें ट्रांसपेरेंट है। अब आप टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट देते हुए आपने एकदम मोबाइल खोला, मोबाइल में अम्मी का मैसेज आया हुआ है, अब वो आप अम्मी का मैसेज पढ़ रहे हैं। अब आप ट्रांसपेरेंट हैं क्योंकि आप चीटिंग नहीं कर रहे, आप अपने अंदर ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जब इन्विजिलेटर आया आपने जल्दी से छुपा लिया, अब आप फंस जाएंगे। अब वो आपको पकड़ेगा, कहेगा ये क्या चक्कर है। वहां पे अगर आप छुपाएं मत और मैसेज खुला रहने दें तो ना सिर्फ ये चीज आपकी ट्रांसपेरेंट होगी बल्कि अगले को भी दिखने में क्या लगेगी, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंसी में दो चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, पहले वापडा की लाइट, सॉरी, दो चीजें होनी चाहिए। एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और दूसरा अगले को भी एहसास दिलाना चाहिए कि हम क्या हैं, ट्रांसपेरेंट। दिखने में भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और नीयत अंदर से दिल भी क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट। चलें जी, पढ़ें 2 बातें। क्या खा रहे हो? तो अम्मी मुझे दोस्त ने तोहफा दिया था, जब छुपा लिया बाद में पता चला सेब था, तो दिखा दें अम्मी, इसमें क्या मसला है। टैक्स ऑल प्रोसीडिंग्स, टैक्स वाले आपके खिलाफ जो भी करें मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। टैक्स वाले बताएं कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, सेक्शन 21 का फलां पॉइंट लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, एंड मस्ट बी सीन एज ट्रांसपेरेंट होना भी चाहिए और दिखने में भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी कौन पूछने वाला है? लेट आने वालों को कौन पूछने वाला है? तो इट इज कॉल्ड एज, बोलें, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी के आगे लिखें एफबीआर के एम्प्लॉइज, एफबीआर के चेयरमैन की तरफ अकाउंटेबल होने चाहिए। एफबीआर के एम्प्लॉइज एफबीआर के चेयरमैन की तरफ अकाउंटेबल होने चाहिए।
भाई ये कोई बस स्टैंड है, जब मर्जी जो आ रहा है, जो जहां आके बैठ रहा है, कौन पूछने वाला है? देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, हमारा छोड़ पड़े, इधर देख। देयर मस्ट बी अ वीक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी फॉर रॉन्ग डूअर्स। वी शुड स्टॉप करप्शन, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म क्या होती है? सिफारिश, फेवरेटिज्म, सिफारिश, करप्शन, नेपोटिज्म एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन, गलत एडमिनिस्ट्रेशन। स्टॉप होगी इससे। इक्विटी, दो दुकानें हैं, एक पे भी गन्ने का जूस बेचा जा रहा है, दूसरे पे भी गन्ने का जूस बेचा जा रहा है। और कमिश्नर हर दफ़ा आके एक ही दुकान से मुफ्त का जूस पीता है, तो वो दुकानदार कहेगा नहीं। इसको ऐसे समझें कि कमिश्नर हर दफ़ा एक ही दुकान से आके जो है वो टैक्स मांगता है बार बार, दूसरी दुकान वाले को लिफ्ट ही नहीं कराता। तो इस पे पहले दुकानदार को मसला आएगा कि यार इसको लिफ्ट कराओ, क्योंकि तुम्हारा लिफ्ट कराना एक मुनासिब चीज़ लगेगा मुझे, तो मुझसे भी टैक्स मांग रहे हो और इससे भी टैक्स मांग रहे हो। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा क्लास में भी हो जाता है कि 7 दिन तक एक बच्चे के सवाल का जवाब नहीं दिया जाता, वो पूछ रहा होता है, और होता है कोई दूसरा बच्चा हो जिसका 7 दिन से जवाब दिया जा रहा हो, तो ये फिर बच्चा फील करता है। इक्विटी, सिमिलरली सिचुएटेड टैक्स पेयर्स शुड बी टैक्स्ड इन सेम वे। Similarly situated taxpayers should be taxed in same way by tax authorities. Due care should be exercised to ensure that salaried class is not taxed more than, इसलिए सैलरी वालों के रेट कम है थोड़े से। Administrators should not achieve their objectives in an अन्यवा तरीके, अन्यवा तरीकों से अपने ऑब्जेक्टिव्स मीट ना करें। चलें जी, 4 पिलर्स बताएं यार। इस तरह की चीज़ें आप लोगों को बचपन के अंदर टीचर्स ने बता दी होंगी। फेट, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, इक्विटी। अब इस तरह की बातें मैं आपको बताऊं तो शर्म से आवे। ओके, इन 4 पिलर्स के तहत फॉलोइंग आर द एथिकल इश्यूज। अच्छा, एक सवाल आ रहा है जी पेपर में, पिलर्स। एक सवाल आ रहा है, इन 4 पिलर्स के अंदर रहते हुए क्या एथिकल इश्यूज हैं आजकल एफबीआर में? अंडर 4 पिलर्स फॉलोइंग आर द एथिकल इश्यूज विच आर फेस्ड बाय टैक्स एडमिनिस्ट्रिंग अथॉरिटीज। तो ये एथिकल इश्यूज के नाम से पेपर में सवाल आ रहा है जी आजकल इसका। इन 4 पिलर्स के अंडर रहते हुए एफबीआर वालों को क्या इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं आजकल टैक्स को एडमिनिस्टर करते हुए? एफबीआर में करप्शन है, कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, डेटे को कॉन्फिडेंशियल नहीं रखा जा रहा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये लिखें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब उर्दू में, कमिश्नर को चाहिए कि टैक्स पेयर से पूरा टैक्स ले, लंबी बात है, कमिश्नर को चाहिए कि टैक्स पेयर से पूरा टैक्स ले, लेकिन टैक्स पेयर ने कहा मेरे से मोबाइल गिफ्ट ले लो, मेरे से मोबाइल गिफ्ट ले लो और टैक्स कम दे दो, कम ले लो मेरे से मोबाइल गिफ्ट और टैक्स कम दे दो। टैक्स पेयर ने कमिश्नर को देना है ना टैक्स। अच्छा, मुझे फिक्रा दिखाओ। एक मिनट, कौमी को चाहिए कि टैक्स पेयर से पूरा टैक्स ले, ये समझ आ गया? yes, लेकिन टैक्स पेयर ने कहा मेरे से मोबाइल गिफ्ट ले लो और टैक्स कम ले लो। सही है, और टैक्स कम ले लो। अब मुझे बता दें टैक्स पेयर ने किस बात की और टैक्स कम ले लो, किस बात के ऊपर उसको कन्विंस किया है? मोबाइल पर। ये इसका नाम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों है? दिमाग में एक जंग चल जाएगी। देखिए, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपकी ज़िंदगी में भी बड़े मौके पे आता है। आपके पास जो है वो सामने पड़ा होता है नाश्ता, और तो से टाइम हो रहा होता है क्लास का। अब माइंड के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल पड़ता है।
एक तरफ तो पराठा, उसके अंदर के आलू और उठता हुआ धुआं, साथ दही और उसके ऊपर काली और मिर्च। ये सारी चीज एक तो जहन में आ रही होती है, उसके बाद एक लस्सी का गिलास और एक चाय का कप, और दूसरी तरफ टीचर और उसका पढ़ाना और आपका फ्यूचर। अब इन दोनों चीज़ों में से आपको एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, आपको फैसला करना पड़ता है कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं कि अपने बच्चों को मिसालें दूं, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ते तक छोड़े। तो उस मौके पे आपका एक इम्तिहान होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसको कहते हैं। एक तरफ कमिश्नर को नजर आ रहा था मोबाइल, उसकी जात को फायदा होना था, और एक तरफ कमिश्नर की ड्यूटी थी कि वो क्या जमा करवा, क्या उससे ले, पूरा टैक्स ले। इन दोनों के दरमियान उसके माइंड में क्या चल पड़ी? आगे जी, इनकंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लॉ कुछ लोगों पे किसी और तरीके से लगा दिया, कुछ लोगों पे किसी और तरीके से लगा दिया। लैक ऑफ पावर, एफबीआर में कोई किसी की नहीं सुन रहा, इसे कहते हैं लैक ऑफ पावर। लैक ऑफ पावर है, कोई किसी की नहीं सुन रहा। चीफ कॉमी को बुलाता है, कॉमी कहता है खुद ही कर ले काम। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी इन्फ्लुएंस कर सकती है कमिश्नर को। कमिश्नर को फोन करेगा, आप सिर्फ ये बता दें आप किस रास्ते से घर जाते हैं, बस कमिश्नर थर थर कांपने लग जाएगा। नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट। कमिश्नर गिफ्ट तो लेता रहता है। आगे चलें, डिस्क्रिशन होते हैं फ्री विल, मर्जी। डिस्क्रिशन वैसे पावर के लिए भी लफ्ज़ यूज होता है, लेकिन इधर लिख लें फ्री विल, मर्जी। तो कमिश्नर अपनी मर्जी अगर चलाए तो मसला होगा। तो बता दें जी, इन 4 पिलर्स को पूरा करने के लिए इस वक्त 8 मसले कौन से हैं? करप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इनकंसिस्टेंसी, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट्स एंड डिस्क्रिशन। ठीक है जी, तो इसको याद भी कर लीजिएगा, आज अपने स्टेटस पे भी लगा दीजिएगा, तो इस तरह इंशाल्लाह पक्का हो जाएगा जी। स्टेटस नहीं लगाने हैं, अच्छा ठीक है। फ्लाइट मोड पे जिन्होंने कर दिया है उनको एक्सेप्शन अवेलेबल है। 1 मिनट, आज इसका सवाल आया है, बोलो। चलो हाँ, लैक ऑफ ऑटोनॉमी होता है लैक ऑफ पावर, यानी एफबीआर में कोई किसी की नहीं मान रहा। डिस्क्रिशन होता है मर्जी चलाना, टैक्स पेयर के साथ कोई भी एक्ट करते हुए अपनी मर्जी चलाना। मोर और लेस सेम मीनिंग होगा, कोई खास इतना फर्क नहीं होगा। चलो जो मर्जी समझ लो, ठीक है। पिटफॉल क्या होता है जी? अगले सभी में पिटफॉल, पिटफॉल कर गया नहीं, पिटफॉल होता है नुकसान। थोड़ी सी तो अंग्रेजी मुझे भी आवे। पिटफॉल क्या होता है? एब्यूसिव यूज क्या होता है? गलत यूज। डिस्क्रिशन मर्जी, फ्री विल, पावर, पावर वैसे लिख लें मर्जी, पावर। अगर आप गलत यूज टू अवॉइड नुकसानात ऑफ गलत यूज ऑफ पावर, टू अवॉइड नुकसानात ऑफ गलत यूज ऑफ पावर, 7 बुनियादी असूल हैं फॉर स्ट्रक्चरिंग पावर, यानी पावर के ऊपर रस्सी बांधी जाए और पावर को रोका जाए। तो 7 बुनियादी असूल हैं फॉर स्ट्रक्चरिंग पावर आर एस फॉलोज। ओपन प्लान्स, प्लान्स ओपन होने चाहिए। ओपन पॉलिसीज, पॉलिसीज एफबीआर की ओपन होनी चाहिए। ओपन रूल्स, रूल्स तो ओपन है, पूरा लॉ खुला हुआ है आपके सामने, ओपन रूल्स। ओपन फाइंडिंग्स, जब आपका ऑडिट हो तो ऑडिट में जो जो चीजें फाइंड की हैं वो ओपन नहीं हो, बताएं यार ये मसले हैं आपके। ओपन रीजंस, अगेन ऑडिट में रीजंस जो भी आपकी बनी है ओपन हो, आप बताएं। ओपन प्रेसिडेंट, ओपन प्रेसिडेंट। अब टेस्ट ना देने वाले बच्चे को टीचर कहें कि भाईजान फैकल्टी रूम में आ जाया करो। अब फैकल्टी रूम में पता नहीं उसके हाथ के ऊपर जो है वो डंडा मार रहे हैं, छितर मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये बच्चों को पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर एक दफा भी एक बच्चे को इधर बुला के सबके सामने छितर मार दिए जाएं तो किस कहा जाएगा? प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया। एक दफा भी चोर के हाथ सबके सामने काट दिए जाएं तो इसका मतलब होगा प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया। तो प्रेसिडेंट का मतलब लिखें, पास्ट केसेस का रिकॉर्ड लोगों के सामने होना चाहिए। पास्ट केसेस का रिकॉर्ड, पास्ट केसेस का रिकॉर्ड लोगों के सामने होना चाहिए।
ओके, नेक्स्ट जी। ओके, अच्छा मोहतरम बताएं जी, इनफॉर्मल प्रोसीजर्स होने चाहिए या फॉर्मल? फॉर्मेलिटीज चीज को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं, तो इसलिए ज़रा चीज़ों को थोड़ा इनफॉर्मल कभी कभी रखना चाहिए। एफबीआर वालों को ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ में पड़ेंगे ना, ये फॉर्म लाओ, ये एप्लीकेशन भरो, तुमने इस पर साइन नहीं किए, तुमने यहाँ नाम नहीं लिखा, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अगला बंदा कहेगा यार बस हो गई यार, मैंने तो गलती कर दी तुम्हारे पास आके। तो कहते हैं चीज़ों को बेहतर है थोड़ा इनफॉर्मल भी कभी कभी रखो ताकि लोगों के लिए आसानी हो। ओके, अब आप मुझे बता दें 4 हेडिंग्स। पहली हेडिंग पावर ऑफ, दूसरी हेडिंग मिस यूज ऑफ पावर रिजल्ट इन फॉलोइंग मसले, तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग्स एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय एफबीआर, और अगली हेडिंग 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग पावर, पावर को लगाम देने के 7 असूल। आगे कुछ भी नहीं है, आप ये सारा खुद भी पढ़ सकते हैं। अगली हेडिंग क्या बोले? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज कौन सी हैं जी? एफबीआर। मुझे 8-10 मिनट तक बस बताइएगा ताकि मैं क्लोज करूं, फिर न्यूमेरिकल लॉसेस का शुरू करना है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स शैल ट्राई टू बी impartial, fair, neutral and consistent in administering the law, ignoring the race or circumstances. ये पहला पिलर भी यही था शायद। Provide efficient and quality service. किसने देनी है? Provide efficient and quality service to taxpayer in an effort to exceed their expectation. उनकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे चले जाएं, उनकी एक्सपेक्टेशन से भी आगे चले जाएं। इसे बच्चे जाके प्रिंसिपल साहब को कहें 1 बजे तक लाइब्रेरी खोल दें, प्रिंसिपल साहब कहें चलो रात 2 बजे तक खुली है, तो एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। पता नहीं है किसने जाके रिक्वेस्ट की है, मुझे तो हैरानी हुई है, रात 2 बजे तक सोना नहीं आप लोगों ने? इसलिए गया था आना क्लास के बाद। अच्छा भैया नींद प्लीज पूरी करें, 6 घंटे नींद पूरी रखें अपनी, 6 घंटे नींद पूरी रखें। फॉलो द लॉ कंप्लीटली, फॉलो द लॉ कंप्लीटली, पूरा लॉ फॉलो करना है या थोड़ा सा? And no exemptions or credit should be provided to person who is not eligible for it. Take all measures to collect the tax on timely base. इसमें काम की चीज सिर्फ हाईलाइट करता हूं मैं, टाइमली बेस पे टैक्स कलेक्ट होना चाहिए। टाइमली बेस क्या होता है? 30 सितंबर से पहले। एंड एट लोएस्ट कॉस्ट, लोएस्ट कॉस्ट क्या होता है? एफबीआर के खर्चे कम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरी रात जो है वो एसी चला रहे, बैठा कौन था? कमिश्नर की कुर्सी और कमिश्नर के ख्याल और कमिश्नर के अंदर का जिन, हद होगी। मेक द पेमेंट ऑफ रिफंड ऑन, शो द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टू गेन कॉन्फिडेंस, अवॉइड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कमिश्नर के दफ्तर के बाहर नारे लग रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, बेनजीर जिंदाबाद, भुट्टो जिंदा है। अब यहां से कुछ अक्लमंद लोगों ने बीच में से क्लिप पकड़ना है, नवाज शरीफ जिंदाबाद वाला, और चला देना उसने ये उसने पकड़ के ना चला देना। ओके, तो इसलिए क्लिप्स पे ना ला करें यार। पॉइंट 8, वो आजकल एक बेचारे बंदे को आप लोगों ने रोला हुआ है, मुनासिब नहीं है, ना किया करें ऐसा, वो छोड़े पर इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं चाहिए। एजुकेट द टैक्स पेयर्स, हर एक का मामला अल्लाह के साथ है, आप ऐसे ही सेलिब्रिटीज़ की गिबत कर रहे होते हैं। एजुकेट द टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स को क्या करें? एजुकेट करें अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। टैक्स पेयर्स के राइट्स बताएं। चैप्टर 6 टैक्स क्रेडिट्स, एक इतना बड़ा राइट है। सो दैट टैक्स पेयर्स वॉलंटरीली कंप्लाई विद द लॉ। कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू टैक्स पेयर। रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स। गिफ्ट ना कई दफ़ा एक्शंस के दिए जाते हैं, कई दफ़ा चुप रहने के भी गिफ्ट दिए जाते हैं। तुम अम्मी को ना बताना, छोटे भाई को आप अक्सर कहते हैं अम्मी को ना बताना मैं कितने बजे घर आया था। तो कई दफ़ा नॉन एक्शंस के भी क्या दिए जाते हैं? गिफ्ट दिए जाते हैं। और जेब से निकाल के 100 रुपये वाली डेयरी मिल्क। जी मोहतरम, मैं आपके पास आता हूँ। पॉइंट नंबर 9 है। अच्छा है, कुछ जल्दी सवाल। जी बिल्कुल, भाई का बहुत अच्छा सवाल है, आई रियली अप्रिशिएट। ये कह रहे हैं ओपन प्रेसिडेंट और पॉइंट 9 आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। बिल्कुल इनकी बात ठीक है।
ओपन प्रेसिडेंट में ज़रूरी नहीं आप बताएं कि किसका केस था। ओपन प्रेसिडेंट में ये होता है कि आप बता देते हैं कि इस तरह के केस हमारे सामने आ रहे हैं और वो इस तरह डील हो रहे हैं, डेट इज़ ओपन प्रेसिडेंट। और इसके अंदर ये है, और वैसे भी एक बात याद रखिएगा, जब भी कॉन्फिडेंशियलिटी आती है ना, तो अगर कभी लॉ कह दे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप लीक कर दें तो फिर आप लीक कर सकते हैं, फिर कोई मसला नहीं है। ऐसे तो नहीं नवाज शरीफ की सारी चीज़ें आपको पता, क्यों बताएं? इस वजह से कि लीक हो गई हैं, और वो गवर्नमेंट ने कहा था लीक करें, जो गवर्नमेंट आई उसने कहा लीक करें, तो अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ लीक करने को कहते फिर वो कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती। चलिए जी, इन द एंड आके उसने आप लोगों को पकड़ा है, सीएस को और लॉयर्स को। इन्होंने क्या करना है मुझे बताएं? लोगों को रिटर्न बना के देनी है। इन्होंने क्या करना है? लिखें, इन्होंने लोगों को रिटर्न बना के देनी है, इन्होंने टैक्स पेयर्स को रिटर्न बना के देनी है। सीए करने के बाद आप में क्या होनी चाहिए? इंटेग्रिटी। ये वो जो शुरू में 6-7 साल होते हैं ना जिंदगी के, तभी पैदा होती है, फिर बाद में मुश्किल होती है पैदा करना। शुरू में ही अपने बच्चों की ना जिंदगियों में पैदा कर दीजिएगा, वरना बात बहुत आगे निकल जाती है। बच्चा लेके गया मुफ्ती साहब के पास, 12-13 साल का बेटा है मेरा, सर ये तो अब मेरी बात नहीं मानता, उन्होंने कहा बहुत देर हो चुकी है भाईजान, लेकिन फिर भी कुछ हाल है, क्लास के बाद मिलिएगा। इंटेग्रिटी। नहीं सीरियसली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, फिर भी उम्मीद होती, मरते दम तक उम्मीद है बंदा सही हो जाए। द टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। असल में शुरू में बच्चों को लोग कह रहे होते हैं ना, कोई नहीं बच्चा ये खैर है, तो ये बच्चों पे जुल्म कर रहे होते हैं, वो बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे होते हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी सीधा। टैक्स प्रैक्टिशनर को सीधा होना चाहिए एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस। टैक्स प्रैक्टिशनर कौन है? एक बंदा है जिसने सीए किया हुआ है, वो किसी टैक्स पेयर को रिटर्न, डॉक्टर को रिटर्न बना के दे रहा है, तो सीए को इंटेग्रिटी होनी चाहिए उसमें। ही मस्ट एक्ट विद ऑनेस्टली एंड विद इंटेग्रिटी। ऑल लॉज शुड बी फॉलोड प्रॉपरली। ही शुड नॉट मिस यूज द मनी गिवन बाय हिज क्लाइंट। इसकी मिसाल लिखें, टैक्स पेयर ने सीए को 15 सितंबर को पैसे दे दिए, उसने 28 सितंबर को एफबीआर के खजाने में जमा कराए। टैक्स पेयर ने सीए को 15 सितंबर को पैसे दे दिए और सीए ने 28 सितंबर को गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराए। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, एक डॉक्टर आपके पास आया, बड़ा नामी ग्रामी डॉक्टर, जो 10 लाख रुपए एक ऑपरेशन का लेता था, उसने कहा जी आप मुझे रिटर्न बना के दे दें। आपने कहा ज़बरदस्त यार, मेरे को आ गया है। तो आपने उससे कहा सर 15 सितंबर तक ना आप मुझे पैसे भिजवा दीजिएगा, वो मैं एफबीआर में इंशाल्लाह जमा भी करवा दूंगा। और 13 दिन आपने उन पैसों से मुर्गियां खरीदी, उनसे अंडे भी निकल आए, और आपने अपना कारोबार बीच में किया। उन 13 दिन उस पैसे को आपने इस्तेमाल किया, तो इसकी इजाज़त नहीं थी, और इसमें आप पकड़े भी जा सकते हैं। जब कभी डॉक्टर साहब थोड़े शकलमंद हुए और उन्होंने नज़र मारी कि मेरे से पैसे लिए थे 15 को और एफबीआर के ख़जाने में जमा कराए हैं 28 को, तो फिर आपकी बदनामी भी होगी, वो अलग है। तो इंटेग्रिटी ये है कि क्लाइंट का पैसा लेके गवर्नमेंट को जमा करा दें, मिस यूज़ ना करें। ऑब्जेक्टिविटी, इसका मतलब लिखें न्यूट्रल रहना। न्यूट्रल रहना, वही बात जो कि थोड़ी देर पहले आपको मैंने लिखवाई थी, वो लिखें। टैक्स पेयर डॉक्टर ने सीए को कहा कि अगर तुम मेरा टैक्स कम कैलकुलेट करो, अगर तुम मेरा टैक्स कम कैलकुलेट करो, कम के नीचे लिखें इवेजन, अवॉइडेंस को नहीं कह रहा, इवेजन को कह रहा है। अगर तुम मेरा टैक्स कम कैलकुलेट करो, कम से मुराद लिखें इवेजन, इवेड करना पड़ेगा। तो मेरा टैक्स कम कैलकुलेट करो तो मैं तुम्हारा ऑपरेशन मुफ्त में कर देता हूं। यार हो सकता है सीए को कोई बीमारी हो, 10-12 लाख का इलाज कराना उसने, तो मुफ्त में हो जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें बिल्कुल सही मिसाल है, इससे अच्छी मिसाल भी दे देता हूं। लेकिन ये क्या, ये बात है कि नहीं है? आपको 10-12 लाख 13 लाख रुपए में अपना दिमाग बदलवाना था, अब वो डॉक्टर मुफ्त के में बदल के दे रहे हैं आपको, तो आपको और क्या चाहिए?
तो अब ऐसी सूरत में मुझे बताएं आपका इंटरेस्ट किस चीज में है कि मैं सही हो जाऊं। अभी तो घर वालों ने भी निकाला हुआ है। हल्का सा सॉफ्टवेयर हिलता है ना, घर वाले भी निकाल देते हैं। मैं सीरियसली बता रहा हूं, ये जो हम बड़े बने फिर रहे होते हैं ना, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, कई मिसालें हैं, क्लास के बाद आना। तो हल्का सा सॉफ्टवेयर हिलता है ना बंदे का, तो घर वाले भी कहते हैं भाईजान जाओ, टीचर का हिल जाए आप लोगों ने टीचर को निकाल देना, वो भाई पढ़ रहे हैं हम निकल इधर। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी सी इंसान की वक़्त है जो फन्ने खा बना फिरता है ना। अच्छा, तो ऐसी सूरत में सीए ने अपना करवाना था इलाज, लेकिन वो इलाज करवाने के लिए इसने क्या किया कि एक बंदे को 2 नंबर तरीके से टैक्स बचा के दे दिया और अपना इलाज मुफ्त में करवा लिया। इसकी ज्यादा अच्छी मिसाल आपने सुननी है। डॉक्टर का टैक्स बना 1 करोड़ रुपया, तो डॉक्टर ने सीए को कहा कि मैं तुम्हें एक गाड़ी लेके दे देता हूं 30 लाख रुपए वाली, तुम मेरा टैक्स भी किसी तरह 40-50 लाख पे ले आओ। तो ठीक है, ये भी एक ऑफर है, तो किसी भी किस्म की ऑफर हो सकती है। ऐसी सूरत में आप न्यूट्रल रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। यार जाने दे यार, माशाल्लाह तेरा तो ईमान बना, ऐसी बात है ना कर। प्रैक्टिशनर शुड नॉट अलाउ बाइस, प्रैक्टिशनर में बाइस नहीं होना चाहिए। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, अब दिमाग में जंग शुरू हो जाएगी आपके, गाड़ी लूं या लॉ फॉलो करूं, गाड़ी लूं या लॉ फॉलो करूं। और अंडर इन्फ्लुएंस, कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि आप सीए हो, आपको जो है वो एमएनए का फोन आ जाए, कहां से गुजरते क्या करते हो, मेरा टैक्स निकाल के दे, 2 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी सर ठीक है, अब तो जान का खतरा पड़ गया। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगला बंदे ड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, जान दे दीजिएगा। मैं बता रहा हूं, जान दे दिया, नहीं वो नहीं मान रहा है। तो कई दफा अगले बंदे अनड्यू इन्फ्लुएंस आप पे डालेंगे और वो इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होगा कि वो छा जाएगा आपकी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट में। That overrides your professional और बिजनेस जजमेंट। ओवरराइड का क्या मतलब होता है? वो इन्फ्लुएंस की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो गालिब आ जाएगी आपकी जजमेंट्स के ऊपर, और सेक्शन 21 उपकस फारिग सब भूल जाएगा। आपको बिजनेस के चैप्टर में पढ़ी हुई डेप्रिसिएशनों के रूल शूल, आप कहेंगे तू बता तूने कितना टैक्स देना है, ये फिर गड़बड़ है। कॉन्फिडेंशियलिटी, 10 पूरे करा दो, 10 बज जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को चाहिए कि टोयोटा का भी टैक्स निकाल रहा है और होंडा का भी टैक्स निकाल रहा है, तो क्या करें? एक दूसरे को बताएं ना। टैक्स प्रैक्टिशनर शुड कीप ऑल इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल इन प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशन। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू एनीवन। क्लाइंट से मुराद लिखें टैक्स पेयर। द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम टैक्स पेयर शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड टू एनीवन अनलेस इट इज रिक्वायर्ड बाय, अनलेस के लॉ कह दे। Further information obtained should not be used for personal benefit. इसकी मिसाल लिखें। सीए पीटीसीएल का टैक्स निकाल रहे हैं, सीए पीटीसीएल का टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसको पता चला पीटीसीएल का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, इसको पता चला पीटीसीएल का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, इसने बेगम के नाम के शेयर खरीद लिए, इसने बेगम कर लें, इसने बेगम के नाम के शेयर खरीद लिए। बेगम तुम्हारे नाम के शेयर खरीदने लगा। बेगम ने कहा एज पर पेज 23 ऑफ कॉलेज बुक कॉन्फिडेंशियलिटी इज बीइंग वायलेटेड। और छाड़ चुप, चल आ चलिए। मोटरसाइकिल पे बिठा के टॉप ले गया। अच्छा जी, मैं आपको सीरियसली बताऊं, कई दफ़ा साइकिल पे जा रहे हुए मियाँ बीवी गपशप मार रहे होते हैं और बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे की तरफ फूं फां करके देख रहे होते हैं। मैं सीरियसली बताऊं। आगे चलें, छोड़ें पर सीए करें। अभी ये बात की चीज़ें हैं। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। आपने किया सीए, और सीए करने के बाद अगले ही दिन आपके पास एक मल्टीनेशनल कंपनी आई और उसने कहा कि मेरे पाकिस्तान में बिजनेस ऑपरेशंस हैं और यूके में बिजनेस ऑपरेशंस हैं, मैं आपसे टैक्स एडवाइस लेना चाहता हूं। आपने उसको कहा यस
आई हैव एक्सपीरियंस। उसने कहा क्या? आपने कहा सवाल सॉल्व करने का। यस, आई हैव वेरी मच एक्सपीरियंस। मैंने अल्लाह का शुक्र है काफ़ी सारे सवाल सॉल्व किए हुए, कोई 15-20 तो मैंने क्लास में किए थे और 10-15 घर में किए थे, और पेपर में भी एक सवाल करके आया था। वो बाद में पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैं पेपर में भी एक सवाल करके आया था। इज इट योर एक्सपीरियंस? इज इट योर एक्सपीरियंस? ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं है। तो आप क्या कॉम्पिटेंट हैं ये सर्विस देने के, या आपको इनकार कर देना चाहिए? लेकिन उसने 1 करोड़ रुपया फीस देनी है आपको, कर लेंगे क्या? मतलब नहीं करना आता। अब मैं इस भाई को जो है आलू और बैंगन दे के कहूं कि चल आलू गोश्त बना, तो ये नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता। क्लियर? तो जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज कर नहीं सकते, आप क्या कर दें? पैसे ले लें या इनकार कर दें? तो नहीं यार, कोई अपने स्कूलों की इज्जत रख लें जिनमें आप पढ़े हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? चलो बस बस बस। टैक्स प्रैक्टिशनर हैज अ ड्यूटी टू मेंटेन अ प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल एट अ लेवल। आपने नॉलेज और स्किल अपना इस लेवल पे रखना है कि सड़क पे खड़े खड़े बंदे को भी आप बता दें एज पर सेक्शन 34 सबसेक्शन 5 where a deduction is allowed for an expense and the person has not paid the liability within 3 years from the end of the year। आगे बोल गया। अच्छा, तो आपका नॉलेज और स्किल इस लेवल पे होना चाहिए कि आप खड़े खड़े अगले बंदे। अच्छा, that clients receive a competent service, full stop। The practitioner should have complete knowledge and skill of service provided by him। All laws should be applied properly in accordance with circumstances। अच्छा, इसमें ये करना है, अगर आप अपने साथ कोई लेके जाए ना अपने सबॉर्डिनेट्स, तो उनको ट्रेन पे लेके जाना है। स्टाफ मेंबर्स मस्ट ऑल्सो बी वेल ट्रेंड। तो आपके जो स्टाफ मेंबर होने चाहिए, उनके लिए जहाज या जेट तैयार नहीं कराना, उनको आपने किस पे लेके जाने? ट्रेन करके लेके जाने, उनको सिखा के लेके जाने। वरना वो कई दफ़ा आप अपने छोटे लेके जा रहे होंगे टुंगड़े, उधर बोंगियां जाके मार रहे होंगे। ओके, प्रोफेशनल बिहेवियर, आखिरी चीज ही प्रोफेशनल बिहेवियर। अम्मी नहीं कह रही होती बच्चे को दूसरी बोतल उठाने लगे तो, बेटा बिहेव, बेटा बिहेव, कैमरा ऑन है, चुप, सबर करो, कैमरा साइड पे होने दो। तो इसको क्या कहते हैं? बिहेव। अच्छा भला बंदा शादी में खाना खाने लगता है, कैमरे वाला आ जाता है वो जो भूख हो वो भी मिट जाए। लेकिन प्लीज शादी पे ये ना समझ के खाना खाया करें कि ये जिंदगी का आखिरी खाना है। थोड़ा आपका अपने ऊपर क्या, अच्छा, शॉप पर लेके जाते हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर ये पढ़ने से आ जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं आता है या नहीं। द प्रैक्टिशनर, इन सारी बातों के लिए गैब का यकीन होना जरूरी है, वरना ये चीजें नहीं आ सकती। द प्रैक्टिशनर शुड फॉलो द लॉ एंड रेगुलेशन। इसमें 2 चीजें आपने लिख के आनी है प्रोफेशनल बिहेवियर में। फॉलो लॉस, अवॉइड एक्शन विच डिस्क्रेडिट प्रोफेशन। ऐसी हरकतें नहीं करनी जिससे प्रोफेशन के नाम पर दबाए। डॉक्टर साहब ने आपसे टैक्स कैलकुलेट करवाया और आप गए, डॉक्टर साहब ने आपको खाना पेश किया। अब बिरयानी जो है वो आधी आपके जो कपड़ों पे गिरी हुई है, उधर से चटनी जो है वो प्लेट से निकल के बाहर जा रही है, इतनी ज़्यादा आपने डाल ली है, और सलाद आप ढूंढ रहे हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर साहब को कह रहे हैं सर वो चाय नहीं आई। हमारे बंदे अजीब लोग हैं, वैसे लोगों के घरों में जाके भी पूछते हैं ये, अच्छा मैं जाना था, चाय आ रही है, बस पक रही है। अच्छा डॉक्टर साहब मीठा, तो ये तो फिर आप खुद ही आई कैब को बदनाम कर रहे हैं। फुल स्टॉप। आप लोग तो नहीं ऐसा करते कभी दोस्त को? वेल डन। ही शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स डेवलप्ड फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। कोड ऑफ एथिक्स अगले सफ़े पे हैं, कल पढ़ेंगे। ही शुड बिहेव विद कर्टेसी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? इस तरह नहीं करना, बिहेव विद कर्टेसी। क्लास, अच्छा आ जाए भाई, लूनी ट्रेडर्स का सवाल निकालें। क्या पढ़ते हैं आप लोग? LONE को, लोन ट्रेडर्स, पेज 299। यार कल ना
टिश्यू पेपर या रुमाल लेके आना है आपने। चैप्टर 3 एंड होगा तो इकट्ठे रोएंगे, लेकिन आप मौका ही ना दें, खत्म कर दें टिश्यू पेपर जिंदगी से। क्वेश्चन 12, लोनी ट्रेडर्स इज स्टिल अकेला अ सोल प्रोप्राइटर। ना ये पेज नंबर, अब नहीं, पूरे सेशन में पेज नंबर बताता रहा हूँ, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। अच्छा, आज के बाद पेज नंबर बताना बंद। एनी ट्रेडर्स अ सोल प्रोप्राइटर इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ मेज, मकई एंड गंदम। बड़ा अच्छा सवाल है। इन बल्क क्वांटिटीज, खूं खूं बंद करो, इन बल्क क्वांटिटीज। तो मेरे ख्याल से 10 नंबर का सवाल है, नोट दे के आ जाएं। इट इज़ अ एग्रीकल्चर इनकम, सो इट इज़ एग्जाम, सो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन 13। एग्रीकल्चर इनकम है ना भाई? एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, क्योंकि बाइंग एंड सेलिंग मकई का मतलब है ये खुद काश्त नहीं करा। एग्रीकल्चर इनकम तो उसके लिए होती जो मकई काश्त करके बेच रहा होता। ये मकई काश्त करके नहीं बेच रहा, ये किसी से ख़रीद के आगे किसी को बेच रहे। अच्छा, आप बता दें ये हमारा नॉर्मल बिजनेस है, बल्कि इसको मैं अब कहूँ बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन। आज के बाद क्या करेंगे हम इसे? नॉर्मल बिजनेस। ये हमारा बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है। असल में न्यूमेरिकल तो बिजनेस के चैप्टर का था, लेकिन 2-3 लॉसेज आ रहे थे पिछले साल के आखिरी पॉइंट में, इसलिए मैंने इसको लॉसेज के चैप्टर में डाल दिया। यहाँ तक मैं लॉसेज के चैप्टर की कोई बात नहीं करूँगा, ये बिजनेस का न्यूमेरिकल है नॉर्मल। तो फर्स्ट करें, चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल हमने शुरू कर दिए हैं। तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एलटीएस रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। ये ना स्पेशल टैक्स ईयर 16 बनेगा, ये ना नोट डालेगा, तुमने डाटा 15 का दिया, मांग रहे 16 को, मैं जा रहा हूँ। आपको पता है 31 दिसंबर 15 जो साल एंड हो उसे कहते हैं स्पेशल टैक्स ईयर 16, तो इसलिए ये टैक्स ईयर 16 है। अच्छा जी, 15 के साल 31 दिसंबर ईयर एंड है, असल में टैक्स ईयर 2016 है। वीट सोल्ड टू फूड कंपनीज इन पंजाब अमाउंटेड टू 13,000। पंजाब के अंदर फूड कंपनीज को हमने वीट बेचा है, कितने की सेल है जी? 13,000 की। तो इस सवाल में आप आगे भी चलेंगे तो आपको प्रॉफिट नज़र नहीं आएगा, तो मैंने कहा था जिस सवाल में प्रॉफिट नज़र ना आए तो उसमें सेल से चल जाए, और सेल से हम चलेंगे चैप्टर 8 के मुताबिक, और अलाउड खर्चे माइनस कर देंगे। द सेल, ट्राई करें ज़रा, थोड़ा सा बेहतर है, एक दफ़ा और ट्राई करें। नहीं, आपने ऐसे करना था, द सेल। हाँ, अब सही हो गया, थोड़ा सा बेहतरी आ रही है। द सेल वॉज मेड आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 680। ये जो सेल है ना, ये आफ्टर डिस्काउंट है, लेकिन ये फिक्र आपने पेपर में ऐसे ही पढ़ना है। द सेल, थोड़ा सॉफ्ट टच, थोड़ा सा सॉफ्ट टच। द सेल ज्यादा हो गया है। द सेल वॉज आफ्टर डिस्काउंट। हर सड़क पे गुजरते बंदे को ना आज आपने पकड़ के द सेल, किताब खोल के सामने उसे 13,000 पे उंगली रख के, द सेल इज आफ्टर डिस्काउंट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 25% ऑन ग्रॉस सेल। चलें जी, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी निकाल लेते हैं। थोड़ी देर के लिए फील करें, हम FR1 की क्लास में। आधा सफ़ा छोड़ दें फेस के लिए और वर्किंग 1 शुरू करें। भाईजान मैं ख़त्म कर रहा हूँ एब्रीवेशंस यूज़ करना, क्योंकि आप लोगों ने भी एब्रीवेशंस यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, इसलिए मैं एब्रीवेशन यूज़ करना ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप चाहे क्लास के बाद आके कहते रहें कि सानू नहर वाले पुल ते बुला के, यानी सानू एब्रीवेशंस ते ला के, तो खुद आप पूरे वर्ड यूज़ करने लग गए हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस कौन सी जी? नॉन स्पेकुलेशन। सेल से चलेंगे जी। अच्छा, इनकम टैक्स में हमने कहीं पढ़ा नहीं कि ट्रेड डिस्काउंट का क्या करना है, लेकिन याद रखिएगा इनकम टैक्स में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने की इजाज़त है, कोई ऐसे मना नहीं है कहीं। तो सेक्शन 21 में नॉट अलाउड की लिस्ट में कोई नहीं आ रहा कि डिस्काउंट इज़ नॉट अलाउड, तो डिस्काउंट इज़ अलाउड, तो इसलिए बिजनेस के चैप्टर में डिस्काउंट अलाउड है, कोई मसला नहीं। ग्रॉस सेल माइनस ट्रेड डिस्काउंट, या डिस्काउंट बस लिखाइएगा खाली, सवाल खामोश हो तो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट ही होता है। नेट सेल। चलें जी, मुझे बताएं तीनों में से कौन सी फिगर गिवन है?
एक्सेलेंट, नेट सेल गिवन है। द सेल वॉज आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 680। ये सेल डिस्काउंट के बाद वाली है, तो फिर ये कितनी है बोले? 13,000। ये नेट सेल है। इस तक पहुंचते हुए डिस्काउंट क्या हो चुका होगा? माइनस 680। डन। अब आप जरा मुझे बताएं कि वो ग्रॉस सेल कितनी थी जिसमें से ये माइनस हुआ होगा, तो जवाब ये आया होगा। ओके, कल FR1 FR2 की क्लास में भी ये मसला आया था। थोड़ा सा इस मसले को ना हमेशा के लिए हल कर लें। ये है 4 - 1 इज इक्वल टू 3। कुछ लोग देख नहीं रहे। 4 - 1 इज इक्वल टू 3। अगर मैं आपको उल्टा चलने को कहूँ तो इट डजेंट मीन के 3 में से हम -1 करेंगे। इस 3 के साथ कैलकुलेटर पे प्लस ही लिखेंगे। 3 + 1 4। तो याद रखिएगा, जिंदगी में कभी आपको उल्टा चलना पड़े तो फिर सीधा चल के भी देख लीजिएगा कि उल्टा सही चले थे या नहीं। सुन लें दोबारा। अगर ज़िंदगी में कभी उल्टा चलना पड़े तो सीधा चल के भी देख लीजिएगा कि उल्टा सही चले थे या नहीं। ओके, इलामा इकबाल ने कहा था कायदे आज़म को जाते हुए, आप बताएं क्या करें? 13,680। आप मुझे 13,680 लिखवाते हुए कैसे चले हैं? उल्टा। ये कब से मसला है? अच्छा, आप मुझे लिखवाते हुए कैसे चले हैं? उल्टा। अब जरा सीधा चल के देख लें। अपने कंधे पे शाबाश देके आगे चलें। भाई कंधा अपना प्लीज। साथ वाले को कह दिया करें, डोंट टच मी, अदरवाइज यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। The gross profit is the gross profit margin was 25% on gross sale. Gross profit gross sale पे निकालना है या नेट सेल पे? तो अब इसको सिर्फ एक इंग्लिश का फिक्रा समझे बस। The GP is 25% on gross sale. Gross profit is 25% of ग्रॉस सेल। अच्छा एक मिनट, ये वाली फिगर आपको बैलेंसिंग आई थी 3420। कॉस्ट ऑफ सेल निकालने के कोई मार्क्स मेरा नहीं ख्याल होंगे, लेकिन अगर निकालनी है कॉस्ट ऑफ सेल तो वो निकाल लेते हैं। आप कहते हैं तो कॉस्ट ऑफ सेल इन दोनों का डिफरेंस होगी बैलेंसिंग। 13,000 में से क्या माइनस करें तो ये आ जाए 9580। नेक्स्ट, अच्छा ऐसे ही ना जबरदस्ती लाइनें ना लगाया करें। अब जीपी में से आगे खर्चे माइनस करने हैं और साथ में जीपी को बंद कर दिया है। ढूंढे, कोई सा बंदा ढूंढ के दें इसने जीपी के नीचे लाइन लगाई है। ढूंढे। ओके, एलटी ने पे किए हैं। पेमेंट क्या होती है, खर्चे या इनकम्स? एलटी ने पे किए हैं 6 लाख रुपए टू अ रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर, क्या मसला आ रहा है? ओके, पॉइंट 2 पढ़ लें आप लोग। LT paid 6 lakh to a research institute for development of a formula which is likely to improve the quality of wheat it purchases from growers. ये जिन लोगों से जाके वीट खरीदते हैं ना, तो इसके नियत ये है कि ज़रा अच्छी वीट हो,
तो जिन लोगों से जाके वीट खरीदते हैं उनको इसने कहा यार वीट थोड़ा बेहतर करो। उन्होंने कहा सर आप फिर मशवरा दे दें, हम वीट कैसे बेहतर करें, हम तो बस यही कर सकते हैं, हमारे बड़ों ने जो तरीका सिखाया था। अब इसमें कोई वैरायटी मारना चाहते हैं तो आप हमें बता दें। तो फिर एलटी ने खुद ही रिसर्च करना शुरू कर दी इसके ऊपर कि मैं रिसर्च करके इनको मशवरे देता हूँ। बहरहाल ये आपके बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है। रिसर्च के साथ कहीं नहीं लिखा हुआ फॉरेन कंट्री में ही, तो हर वो रिसर्च जो पाकिस्तान में हो वो माइनस करने की इजाज़त है। तो थीम न्यूमेरिकल की ये है कि सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। ये अलाउड खर्चे या नॉट अलाउड, माइनस कर दें, नॉर्मल खर्चे लेस खर्चे रिसर्च एक्सपेंस। आ जाएं जी इधर। पॉइंट 3 और 4 पढ़ लें, ये मैंने आपको करा दिया हुआ है पहले। एलटी और एमई याद होगा आपको। ओके, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी विदाउट टेकिंग डिलीवरी। तो एज इट इज़ ये इंग्लिश हमने कॉपी पेस्ट की थी, बस मैंने ये किया था कि यहाँ पे फिगर 15,000 कर दी थी उस क्लास में और यहाँ फिगर 18,000 कर दी थी जब स्पेकुलेशन का सवाल कर रहे थे। तो ये वही वाली एडजस्टमेंट है मशहूर ज़माना। तो आज सिर्फ एलटी का सवाल हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसलिए एलटी के एंगल से देखेंगे। एलटी के बुक्स इन अगस्त 15 हमारे साल में तकरीबन हमारे साल के 3-4 महीने भी रहते थे, दिसंबर में हमारा साल ख़त्म हो जाना है। अगस्त 15 में एलटी ने साइन किया है अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज। इट मे बी वर्किंग टू और मे बी अ रफ वर्किंग। LT signed a contract for purchase of 500 metric ton at 15,800 7,900। अच्छा, डिलीवरी एक्सपेक्टेड है सितंबर अक्टूबर में, 2 महीने बाद डिलीवरी होनी है। ओए एमी एग्रीड टू परचेज, एमी एग्रीड टू परचेज। एमी ने कहा मैं परचेज करूंगा। इससे पहले कौन परचेज कर रहा था, अब कौन परचेज कर रहा है? अगर एमी परचेज कर रहा है तो मैं क्या कराऊंगा एलटी, इसका मतलब है मेरी सेल की एंट्री होगी। लेकिन ये एंट्री करके आपने छोड़ देनी है, इसकी प्राइस पता चलेगी जब कभी अक्टूबर आएगा। अच्छा, द एमी ऑल्सो एग्री टू रीपरचेज द एंटायर लॉट एट अ प्राइस प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ सेल। डेट ऑफ सेल के ऊपर जो प्राइस है उसके ऊपर फिर देखेंगे क्या करना है। अभी डेट ऑफ सेल तो आई नहीं, उस पर देखेंगे प्राइस क्या करना है। इन अक्टूबर 15 प्राइस ऑफ मेसेज इंक्रीज टू 18,240। और याद रखिएगा दूसरी वाली डील में एलटी ने सेल करनी थी एंड एलटी सोल्ड द लॉट टू एमी विदाउट बाइंग। सेल कर दी विदाउट बाइंग। तो व्हाट डज इट मीन कि ट्रांजैक्शन नेट सेटल हुई है पैसे देके या ट्रांजैक्शन प्रॉपरली गुड्स की डिलीवरी हुई है? तो विदाउट टेकिंग डिलीवरी मीन्स ये कौन सा बिजनेस है? स्पेकुलेशन। चलें जी, 5,000 189120। आप मुझे बता दें हम सिकंदर बने या बंदर बने?
बांदर बोला करें, सिकंदर बने या बांदर बने, सेल ज़्यादा है हमारी और परचेज कम है, तो इस सेल और परचेज को आप पोस्ट कर दें। अब वर्किंग 1 करूं या वर्किंग 2 खोलूं, वर्किंग 2 खोलें और इसका नाम क्या दें, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेक्यूलेशन। फिर इस वर्किंग को मैं नोट करने का आपको टाइम देता हूं, मुझे ज़रा उधर पहले वर्किंग खोल लेना दे। लेकिन मेरे ख्याल से पेपर में ये दोनों काम ना कीजिएगा, एंट्री ज़बानी सोच लीजिएगा, परचेज रिकॉर्ड होनी है 15,800 पे, येलो वाली लाइन पढ़ के परचेज रिकॉर्ड होनी है और सेल रिकॉर्ड होनी है अगली फिगर पे, तो इतना लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं टाइम दे देता हूँ। पहले मुझे वर्किंग खुलवा दें। इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन, जी सेल 5,000 ज़रब 500 ज़रब 18,200, जी इसमें परचेज ही माइनस कर दीजिएगा क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल तो इसकी होती नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से होना है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक पॉसिबल ही नहीं क्योंकि चीज़ें तो आनी जानी कोई नहीं। 500 इंटू 15,800, पहले कैमरा इधर कर दो वर्किंग 2 की तरफ। यू आर खंगिंग, रशीद आज से पढ़ना शुरू कर दूं मैं। दिन कैमरा उधर उधर ही है, दिन बहुत कम रह गए हैं। इस दफ़ा जो पेपर उठाए हुए हैं वो निकल जाए ना, अगली दफ़ा इंशाल्लाह फिर साथ साथ पढ़ना है। ईद अगला सेशन अगर 20 मार्च को शुरू हो जाए तो मैं 19 को पहुंचाऊंगा। तो आप शुरू ही ना कराओ, आप अप्रैल में शुरू कर लो। 20 मार्च सही, लोग 4-4 5-5 साल बाद घर जाते हैं। सऊदी अरब में नौकरी करने के लोग गए हैं 3 साल बाद घर आते हैं। आप लोगों तो अपना बस चांस सा चेहरा दिखाने में, बता रहा हूँ घर वाले भी 1-2 दिन में पूछने लग जाते हैं, अच्छा बेटा कब क्लासें शुरू हो रही हैं, पूछने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है ना, तुम्हारा ठीक है। और लोग आला तालीम हासिल करने 2-2 साल बाहर के मुल्कों में जाते हैं, मैंने सुना है 2 साल बाद वापस आते हैं। घर वाले कहते हैं बहुत महंगी टिकट है, ना ही आई, वो भी कहता है ठीक है नहीं आ रहा। तो कुर्बानियाँ तो बस मैं बता दूँ, 2-3 दिन घर वालों को शक्ल दिखाइएगा अपनी। ओके अच्छा, फिर ईद पे भी एक छोटी ईद पे एक छुट्टी देनी पड़ेगी, बड़ी ईद पे 2 छुट्टियाँ, तो एक अच्छा 0.5 पढ़ें जी। पहले कैमरा उधर कर दो यार, इनकी कोई दुखती रह भी छेड़ दी थी। कैमरा इधर कर दो, नोट करना इन्होंने बंद कर दिया था। ओके अच्छा मोहतरम, एक वाइल्ड थॉट आपके जहन में आ सकती है 18 फरवरी को शाम 5 बजे। एक वाइल्ड थॉट आपके जहन में आ सकती है 18 फरवरी को शाम 5 बजे। कोई ऐसा तो नहीं है जो 18 फरवरी के बाद ये लेक्चर ले रहा है ऑनलाइन वाला? नहीं, चलो भाई हौसला रखो, करो कोशिश। एक आपको मिसाल दे देता हूँ, मैंने उस बच्चे को बुलाया भी कई दफ़ा, वो आया नहीं। उसने 31 जनवरी को ऑनलाइन पोर्टल बाय किया था टैक्स का, और फर्स्ट टाइम उसने पढ़ा है, और 1 महीना बस फरवरी उसने लगाया और वो पास हो गया था। तो देयर कैन बी, अभी तो वो 31 जनवरी भी नहीं आया, तो उसने सीरियसली, एक पठान लड़का है, क्या नाम है उसका, तलहा नहीं, सिर्फ और भी पेपर उसने दिए थे, तो
ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ओके आगे चलें, बस बस ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे, आ जाएं। तो क्या मतलब मैं पढ़ना छोड़ रहा हूँ, ये कम से शुरू करूंगा हाथों की, यार नहीं तेरी मैं, वो एक्सेप्शनल केस था, वो कोई एक्सेप्शनल केस था, वो नहीं था, ऐसा कोई वाकया नहीं था। क्या? अच्छा तो कुछ नहीं मैंने कहा। अच्छा भाई कुछ लोग होते हैं इंटेलिजेंट, चीज़ों को बस अंग्रेजी पढ़ते हैं और वो उसी तरह उनको पता चल जाता है ये लिखनी है पेपर में। ओके अब आप मुझे ये बताएं कि एक वाइल्ड थॉट आपके जहन में आ सकती है घर में कि इसका बैकएंड पे एक बिजनेस है पूरा, वो भी मीट जो मेज और वीट का ही है, इसका बैकएंड पे एक बिजनेस है, और जो स्पेकुलेशन मार्केट में ये गया है तो ये गया होगा टू गार्ड अगेंस्ट द लॉस, और उस लॉस को पूरा करा के वहां से 1220 को इस बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और इस बिजनेस में इन्वेस्ट करके अपने लॉसेस बचाने की कोशिश करेगा। ये बिल्कुल थॉट जहन में आ सकती है, ये कोई गलत थॉट नहीं है जो जहन में आए। क्यों? इसलिए कि मैंने कहा था जिस बंदे की बैकएंड पे ओरिजिनल दुकान है, इसकी तो दुकान है ओरिजिनल मेज और वीट की, अगर वो स्पेकुलेशन मार्केट में चला जाए तो फिर ये स्पेकुलेशन के एक्सेप्शंस में बात फॉल करती है और इसको आप स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं ट्रीट करेंगे बल्कि 1220 को भी इधर ही ले आएंगे इसी हेड के अंदर। लेकिन ऐसा तब कीजिएगा जब सवाल में लाइन लिखी हो टू गार्ड अगेंस्ट लॉस। अगर सवाल में टू गार्ड अगेंस्ट लॉस वाली लाइन नहीं लिखी हुई ना तो फिर आपने इस बिजनेस को और स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन को क्या समझना है, अलग अलग समझना है। तो टू गार्ड अगेंस्ट लॉस वाली कोई लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, अगर लिखी होती कि इसका स्पेकुलेशन मार्केट में जाने का मकसद था टू गार्ड अगेंस्ट, तो फिर ऐसी सूरत में क्या करते, ऐसी सूरत में इस 1220 के प्रॉफिट को भी इधर ही ले आते और ये बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन होता। अगर ये सेल करने जाता तो क्या चीज, जो मर्जी होता, स्पेकुलेशन मार्केट में बस जाना मकसूद है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी मकसद के लिए जाए। चले छोड़े परे, ये बात मुझे ना कल याद करिएगा, रिवाइज करा दूंगा। छोड़े परे, भी हमारा जो नॉर्मल सवाल चल रहा है उसकी थीम को ना छेड़ें। अच्छा जी, पॉइंट 5 कल याद कराइएगा याद से। LT इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट। खर्चे को फिर कहाँ माइनस करूं, 25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव कॉन्ट्रैक्ट, वर्किंग 1 में माइनस करूं 2 में, अबव आ गया तो बात खत्म होगी। तो ये खर्चा किस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है, अबव। अभी अभी अबव कौन सा कॉन्ट्रैक्ट गुजरा है, ये वाला मुबारक वाला, तो बता दीजिए इसका खर्चा, लेस खर्चा कितना जी, 25। चलें जी आखिरी एडजस्टमेंट सवाल की करते हैं। नहीं उससे अगली तो लॉसेज है ना, वो छोड़ो परे, अभी जिस रिदम में हम चल रहे हैं। पॉइंट 6 करते हैं जी। एक सवाल मैं आपके सामने रखने लगा हूं अगली एडजस्टमेंट करने से पहले, ताकि अगली एडजस्टमेंट आपको आसान महसूस हो। सवाल पढ़ लें। सेल कितनी है, खर्चे, प्रॉफिट, खर्चों में क्या पड़ा हुआ है, फाइन टू गवर्नमेंट समझ लें, 2 रुपये का क्या पड़ा हुआ है। अच्छा मैं आपसे चाह रहा हूं कि मुझे सेल से सवाल चल के करवाएं। नहीं सेल से चलते हुए अलाउड माइनस करेंगे। सेल से चलने का क्या फॉर्मूला है, सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस कर दें। चलें जी, अब आप मुझे बताएं कि मेरा आंसर कैसे होगा। हेडिंग क्या होगी, सेल से चलते हुए टोटल is equal to, what is total, what is not allowed, what is allowed, 28। तो टैक्स वाले आपको 30 माइनस करने देंगे या 2 के अलावा जो फिगर बचेगी 28। जवाब, लेकिन एक बच्चों ने भी तरीका आपने सीखा हुआ था, वो ये था कि 70 से चले, तो 70 में फिर 2 ऐड कर दें, वो भी 72 ही आता है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल जरा नोट करें। ये किस एडजस्टमेंट के लिए करवाया है, एडजस्टमेंट 6 जो अभी मैं करवा रहा हूं उसके लिए करवाया।
ओके अब मुझे बताएं इस न्यूमेरिकल में हम कहां से चल रहे हैं? सेल से। पढ़ें जी अगला फिक्रा। एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 25 लाख। इनको पहले सीए शुरू करना है। एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 25 लाख। These include a penalty of 45,000 which was paid due to late payment of sales tax on wheat। तो ये गवर्नमेंट को ही गई होगी, तो ये नॉट अलाउड हो जाएगी। आप मुझे बताएं टोटल खर्चा कितना है? 2500। 2500 हो गया टोटल, माइनस नॉट अलाउड कितना? अब मुझे बता दें न्यूमेरिकल के फेस पे क्या लेके जाऊं? 28 लेके गया था ना, 30 माइनस 2 28, 2455, ये अलाउड हो गया। चलेंगे लिखें, टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। ओके अच्छा, अगली चीज मुझे बताएं, सवाल में एक रिदम चल रहा है, रिदम देखिएगा। ये जो दोनों है ना, ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन, और ये जो तीनों हैं ये है इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन। कैसे पता चला? इस सवाल में लिखा होता वीट सोल्ड टू फूड कंपनीज, इसका मतलब है विदाउट डिलीवरी नहीं काम हुआ, तो ये नॉर्मल बिजनेस है। और आगे लिखा हुआ था जो वीट बन रहा है उसमें मसला है, तो ये भी नॉर्मल बिजनेस है आपका। और इधर सारी बातें लिखी हुई थी डिलीवरी नहीं हो रही, और एक इधर लफ्ज लिखा हुआ था अबव। इसका मतलब है ये था स्पेसिफिक खर्चा। कौन सा खर्चा था? स्पेसिफिक, रिसर्च वाला, जो मैंने कहा माइनस कर दिया वर्किंग वन में। और ये जो है ये भी एक स्पेसिफिक खर्चा है, 0.5 वाला लिखें, 5 वाला और 2 वाला, ये दोनों स्पेसिफिक खर्चे हैं। स्पेसिफिक का क्या मतलब है? हमें पता है किस हेड के लिए हैं, तो ये वर्किंग 2 में से माइनस कर दिए, क्योंकि इधर लफ्ज लिखा होता अबव, अबव की वजह से, और इधर लफ्ज लिखा होता जो वीट ग्रो हो रही है, तो ये खास खर्चे खास जगह माइनस हो गए। अब आपने मुझे सजेशन देनी है कि एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, इनको मैं वर्किंग 1 में माइनस करूं या 2 में माइनस करूं? 1 वाले हाथ खड़ा करें, 2 वाले हाथ खड़ा करें, अपोर्शन वाले हाथ खड़ा करें, अपोर्शन करेंगे। असल में अगर हमारे जहन में एक थोड़ा सा नैरो व्यू है ना, तंग नज़र व्यू स्पेकुलेशन का, तो वो ये है कि स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन है जो ओनर फ़ोन करता है और कैशियर कर देता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है भाईजान, ये बिजनेस इतना रिस्की है कि आपने 15,800 पे परचेज कर ली है, अब आप एक्सपर्ट्स हायर करेंगे, उनको लाखों रुपए तनख्वाहें देंगे और उनसे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करवाएंगे। फ्यूचर प्रेडिक्ट किए बगैर आप इस डील को कर नहीं सकते। फ्यूचर के लिए आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, उसके लिए मार्केट सर्वे और मार्केट स्टडी करनी पड़ेगी कि पिछले 5 सालों से वीट किस तरह ग्रो कर रही है, वीट के अंदर प्राइसेस में कैसे इंक्रीज डिक्रीज आ रही है, आजकल महंगाई का रेट क्या है, इन्फ्लेशन का रेट क्या है, वीट की कितनी सप्लाई पाकिस्तान से हो रही है, कितनी सप्लाई बाहर के मुल्क से हो रही है, और अगर इसी पैटर्न के ऊपर वीट चलती रही तो फ्यूचर में महंगी होगी सस्ती होगी। ये सारा कुछ करवाने के लिए आपको बंदे भी रखने पड़ते हैं, एडमिन कॉस्ट भी करनी पड़ती है, बिल्डिंग भी हायर करनी पड़ती है, और साथ साथ एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ती है कि हम बंदे हायर कर रहे हैं स्पेकुलेशन के लिए, उसके लिए बंदे आ जाएं। तो प्लीज स्पेकुलेशन को अंडर एस्टिमेट ना करें। इस खर्चे के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको दोनों पे क्या करेंगे? अपोर्शन। अपोर्शनमेंट करने में अल्लाह का शुक्र है वही तरीका है जो सेल्स टैक्स में था। दिस खर्चा इज फॉर वर्किंग 1 एंड वर्किंग 2, इनको दोनों में फेंक देंगे। दिस खर्चा इज फॉर वर्किंग 1 एंड 2, इनपुट की तरह ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन
चैप्टर 4 ने यहां एक एहतियात बताई है। चैप्टर 4 में हमने पेज 41 पढ़ा था। यहां पर एक फॉर्मूला दिया था उसने। जिस तरह इनपुट को अपोर्शन करते थे, उस वक्त तो इनपुट में बोल नहीं सकता था, आपने सेल्स टैक्स पढ़ा नहीं हुआ था। हम खर्चा पकड़ते थे, पेज 42 है मेरे ख्याल से, या 41 है चैप्टर 4 का, ये तो वो नोट्स है ना पुराने, पेज 41 42 है। खर्चा पकड़ते थे, इसे डिवाइड करना है ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम, जैसे सेल्स टैक्स में सारी सेल डालते थे, मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर अ क्लास ऑफ इनकम, जिसकी बात हो रही है। तो बिल्कुल वही, इधर इनपुट रखा, इधर सारी सेल रखी, इधर हमारी सेल रखी। इसी बेस के ऊपर अपॉर्शनमेंट हमने सीखी थी और इसी बेस पे यहां करने लगे हैं। तो लेट्स स्टार्ट दी अपॉर्शनमेंट। अब अपॉर्शनमेंट, लेकिन एक अपॉर्शनमेंट ग्रॉस सेल की बुनियाद पे करनी है। ग्रॉस सेल इज नॉट 13,000, इट इज 13,680 ग्रॉस लेस एडमिन एक्सपेंसेस। लेकिन ये कॉमन है, इनको सब में अपॉर्शन करेंगे। लेस एडमिन एक्सपेंसेस कॉमन। चलें जी, खर्चा पकड़ें कितने, 2500 पकड़ूं या बेहतर है कि सही वाली फिगर पकड़ लें? सही वाली फिगर कितनी है? 2455। इधर हम लिखते थे कैलकुलेटर पे इनपुट, इधर लिखते थे सारी सेल। प्लस 9120 मल्टीप्लाइड बाय 13680। जी जवाब 2455 का टूटा हुआ हिस्सा 1473। उधर बैलेंसिंग भी निकल सकता है, उधर कैसे? 2455 माइनस 14, लेकिन लंबा काम ही करें फिलहाल। लेस, ओ सॉरी लिखा हुआ है ऑलरेडी जी। खर्चा कितने सवाल में दिया हुआ? अच्छा, इस जैसा एक सवाल कर लीजिएगा, आज 10 मिनट लगेंगे। अगले सफ़े पे देखें, अगले सफ़े की किताब पे टॉप पे सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? जुनेद वाला 15, जमील वाला, रिवीजन हो जाएगी। जमील वाला अगले सफ़े के टॉप पे 10 मिनट लगाइएगा, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा। आ जाए वापस। 2455 डिवाइडेड बाय, मादरत आज मेरे प्लान में था सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल करवाना, जो कि टेस्ट वाला था, लेकिन कल इंशाल्लाह उसको अब मैं करवाऊंगा। तो अब आप बताएं, 13680 प्लस मल्टीप्लाइड बाय 9120 982। चलें जी, ये पोर्शनमेंट हमने पहली तीसरी चौथी क्लास में कर ली थी, जब हमारा सिलेबस शुरू हुआ था। ये पोर्शनमेंट चैप्टर 4 में की थी। तो खर्चों को पोर्शन कर दिया किस सेल की बुनियाद पर? ग्रॉस सेल की बुनियाद पर। ओके, अब अगर तो सवाल में कोई लॉसेस नहीं है तो फिर हमारा सवाल ख़त्म है। इन दोनों फिगर्स को पकड़ें, जैसे शुरू वाली क्लासों में चैप्टर 18 में पकड़ते थे, दोनों फिगर्स को जमा करें, सवाल ख़त्म हो गया। लेकिन अगर इन दोनों के पुराने भाई पिछले साल के पढ़े हुए रो रहे हैं, तो फिर ऐसे उनको अंदर बुलाएंगे और अंदर बुला के उनको जो है बसों पे बिठाएंगे। अब देखना है पुराने साल के लॉसेस कितने हैं। अल्लाह का शुक्र है लॉसेस ज़्यादा पुराने नहीं है, एग्जैक्ट पिछले साल के हैं। प्रीवियस ईयर नहीं लिखा हुआ, बड़ा तेज एग्जामिनर, प्रीवियस ईयर लिखा है। ये पिछले साल का लॉस है, यानी अगर मेरा टैक्स ईयर 2016 है तो ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस बनेंगे मेरे लिए टैक्स ईयर 2015 के। टैक्स ईयर 2015 के साल में ये लॉसेस आए थे। बल्कि ऐसा करते हैं ना, आपके लिए मैं सवाल बिल्कुल उसी तरह बना देता हूँ जिस तरह हमें लॉसेस में दिया होता था। ये तो पुराने लॉसेस हो गए, पुराने
फॉरेन लॉसेस नहीं है, पाकिस्तान के लॉसेस हैं भाई, ये पुराने लॉसेस हो गए। और 2016 में प्रॉफिट्स आए हैं। इनकम ऑफ बिजनेस में कितना आया जो भी आपने वर्कआउट किया है? और बिजनेस स्पेकुलेशन में 213। आप बता दें ये सवाल हमारा लॉसेस जैसा बन गया? पिछले सवालों में ये डेटा दिया होता था या डायरेक्ट इनकम दे दी होती थी? तो ये बता दें हमारे साल की इनकम्स हैं और ये पुराने साल के लॉसेस हैं। अब जब भी हमारे साल में प्रॉफिट्स हों तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं पिछले साल के लॉसेस माइनस करने के लिए। इस 1347 को इस्तेमाल करेंगे। ट्रेडिंग लॉस कौन सा होगा? ट्रेडिंग, नॉन स्पेकुलेशन। इस 1347 को इस्तेमाल करेंगे 550 को माइनस करने के लिए। इस 213 को इस्तेमाल करेंगे, ये लॉस स्टिल कैरी फॉरवर्ड होगा, इस लॉस की टेंशन ना लें, ये स्टिल कैरी फॉरवर्ड होगा क्योंकि कैपिटल गेन का भाई इस साल नहीं आया। चलें जी, न्यूमेरिकल का फेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस बताएं हमारे साल की, वर्किंग वन में निकाली आपने, इसमें लेस करें, ये मैं न्यूमेरिकल का फेस बना रहा हूं, 550 किताब में देखें और 1347 वर्किंग वन में देखें। अगली बस लाएं जी, 200 लोर कसूर मियाँ वाली चीचो दिमलियाँ चिनियाट वाले भी आ जाएं। बहुत ही ज्यादा आ गए। लो ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्स तो नहीं मांगा हुआ सवाल में? टैक्स मांगा हुआ है? मांगे हुए तो घर जाके निकालेगा। टैक्सेबल इनकम मांगी हुई है शायद सिर्फ। ये आप न्यूमेरिकल की चेन बनाना शुरू करें जी। कैरी फॉरवर्ड, पहले तो ये इधर से जो नजर आ रहा है वही ले लें। कितना? और रोने की आवाजें आ रही होंगी आपको सवाल से। मेरा भाई मेरा, कौन रो रहा है? 250। मेरा भाई, इसको उठाएं, उठा के 1 साल के लिए नींद की गोली और दे दें। मारिएगा ना, बड़ा मारूंगा आपको। इसको आपने मारा तो ये कॉन्सेप्ट में मसला है आपके। ये 6 साल करीब मेरा भाई, जब जैसी नींद की गोली उसने खा ली एकदम मेरा भाई भाईजान कैपिटल लॉस आया था ना पिछले साल। यार हाथ दोगी, फीस एक दफा करके दो हाथ दोगी। पेज 250 ओवर जी। ला कर रहा, मजा आ रहा है वैसे। लॉसेस जो है ना हमारे जबरदस्त हो रहे हैं। एक सवाल लॉसेस का कल करना है, फिर एक परसों भी करना है। अच्छा, अब आप यार किताबें तो बंद ना करें ना, किताबें तो बंद ना करें। चैप्टर 3 में मुझे पास पेपर्स करवा दें। चैप्टर नहीं पास पेपर सिर्फ एक काम आप कर लें, आपको पास पेपर बड़े आसान लगेंगे। आज जो पढ़ा मैंने उस सारे की हेडिंग्स पेज 22 से शुरू करें। पेज 22 से तसल्ली से मुझे 3-4 मिनट दे दें। सबसे पहला लफ्ज पढ़ें जी, पावर्स ऑफ। तसल्ली से इधर दे दें 1 मिनट सिर्फ, मैं कह रहा हूं, सारे पास पेपर आसान लगेंगे। टैक्स अथॉरिटीज मिसयूज द पावर्स दैट कैन रिजल्ट इन फॉलोइंग अगेंस्ट। अगर इन्होंने मिसयूज किया तो टैक्स पेयर के साथ ये 2 हैंड हो जाएंगे। अगली हेडिंग आसान है, पिलर्स। एथिकल इश्यूज फेस्ड, आजकल जो एथिकल मसले एफबीआर में चल रहे हैं। 7 प्रिंसिपल्स फॉर स्ट्रक्चरिंग डिसीजन, स्ट्रक्चरिंग पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एफबीआर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पिलर्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये तो अलग ही बात है, एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर्स। अब ये जितने पास पेपर के सवाल है ना,
चैप्टर 1 to 3 के ना पास पेपर अच्छी तरह पढ़ा करें, क्योंकि ये मुफ्त के नंबर होते हैं, पेपर में सवाल ना समझ आए ना तो मुफ्त का मुफ्ता भी लग जाता है फिर। क्वेश्चन 1, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। इंप्लीमेंटिंग कौन है, सीएस और लॉयर या एफबीआर? सिर्फ हाईलाइट क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। करप्शन गलत बोले हो आप। पेज नंबर 23 है, पेज नंबर 23। यार ये 10 नंबर की पता है कहानी क्या थी, सितंबर 14 में आएगी, आपने कहा था 10 नंबर का सवाल चैप्टर 1 से आएगा, 10 नंबर का चैप्टर 2 से आएगा और 10 नंबर का चैप्टर 3 से आएगा। ये हाईकैप से गलती हो गई थी, तो फिर 10-10 नंबर का तीनों से आया था, 30 नंबर का सवाल आया था 3 चैप्टर से। बाद में हाईकैप ने कहा यार वो पढ़ा हो गया मैंने लाल, गलत हो गया, अब तीनों में से 10 नंबर का आता है। तो ये इस अटेम्प्ट में हाईकैप से गलती हो गई थी। सितंबर 14 में जाके देखेंगे एक और सवाल भी पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में और एक चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ है। ये जब गलती होती है हाईकैप से तब हम क्यों नहीं पढ़े होते। आगे चलें, लिस्ट एनी 6 और चुप बस कर दो, लिस्ट एनी 6 एथिकल इश्यूज विच आर फेस्ड बाय टैक्स अथॉरिटीज। यार फिक्रा तो पूरा पढ़े ना, जल्दी ना किया करें। वाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज अंडर 4 पिलर्स। 4 पिलर्स ही लिखने हैं। लिस्ट 6 एथिकल इश्यूज, उसको पता है आप लिस्ट ही बना सकते हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं उसने दी हुई, इसलिए उसने लिस्ट मांगी है सिर्फ। लिस्ट डाउन 6 एथिकल इश्यूज। ये जो मैं सवाल पढ़ाऊंगा वो पढ़िएगा, ओवर एफिशिएंट नहीं बनना। लिस्ट डाउन द 6 एथिकल इश्यूज दैट मे फेस व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। यही वाले जो मैं पढ़ाऊंगा, लिस्ट डाउन द 6 एथिकल इश्यूज विच मे फेस व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटीज। List down the 6 ethical issues which may be faced by tax administrating authorities while discharging their duties. डन हो गया। इसको ना कमरे में बैठ के, साथ वाले कमरे में याद कीजिएगा इनको बैठ के। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट 7 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैंने आपको बताया था इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज को एडमिनिस्ट्रेटर्स भी कहते हैं। यहां लिखा था मैंने एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। एफबीआर के 2 नाम हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स या इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज। नेक्स्ट, ये टिक कर लिया आपने 4। ब्रीफली डिस्क्राइब द पिलर्स ऑफ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रीफली डिस्क्राइब द पिलर्स, पेज नंबर 22। पिलर्स which are meant to safeguard the interest of taxpayer and avoid abuse of powers. List any 7 responsibilities of tax administrators. Any 7 responsibilities of tax administrators. Page 23. Identify 4 powers of FBR. ओए ये नया सवाल आया है। Identify 4 powers of FBR. What consequences may be faced by taxpayer if such powers are misused by FBR? List down the powers and what consequences may be faced. Briefly explain 2 pillars. Briefly explain 2 pillars. Explain करनी है, गिराने नहीं है पेपर में। Briefly explain 2 pillars. ये बिल्कुल नया सवाल है। लिस्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स फॉर सीएस एंड लॉयर्स। लिस्ट बना के देनी है, सिर्फ एक को जरा डिस्क्राइब भी कर दें बरकत के लिए। ये लिस्ट है, ये आप लोगों ने किसी और सब्जेक्ट में भी पढ़ी होगी, FR2 वालों ने FR2 में पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स में भी शायद आप लोगों ने पता नहीं पढ़ी हो, I2B में पढ़ी हो। तो ये 5 चीजें हैं। होमवर्क में सवाल याद रहेगा या आपके घर तक आ जाऊं? और भी जमाने में गम है। वालेकुम।